नमस्कार दोस्तों। क्रिमिनल केस में जो एप्लीकेशन होता है, जो पिटीशन होता है, वह किस प्रकार का होता है और किस चरण में कौन सा स्टेप पर केस आपका यदि चल रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, तो उस बेस पर जो है मैंने यहाँ पर क्लासिफाइड कर दिया है कि किस तरह का पिटीशन आप कोर्ट में फाइल करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, राइट। तो पूरा वीडियो पर बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्रिमिनल केस में जो पिटीशन होता है, जो एप्लीकेशन होता है, उसका तरीका क्या क्या है और क्या माध्यम से मुकदमे को जो है और अलग अलग स्टेप्स में जो है कानूनी अधिकार और प्रक्रियाएं लागू की जाती है और उनके मुख्य रूप से जो स्टेप्स है, जो चरण है, उनका उद्देश्य क्या है और उसी उद्देश्य पर हम आधारित कर करके जो है उसका क्लासिफाइड करेंगे, अलग अलग बताएंगे कौन कौन टाइप्स का एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर में, वो है आपका जमानत बेल, राइट। यानी बेल पिटीशन यदि आप फाइल करते हैं तो जमानत के लिए जो आवेदन करते हैं, बेल पिटीशन जो फाइल करते हैं, उसमें किस किस तरह का बेल आप करवाते हैं। ये सबसे अधिक दायर करने वाले आवेदन है। एक्चुअली क्रिमिनल केस जो होती है तो सबसे ज़्यादा बेल होता है, क्योंकि कोई लोग जो जेल में चला जाता है उसका बेल, यदि क्रिमिनल केस में आ गया है तो जेल में जाना नहीं चाहता उससे पहले बेल, किस तरह का सेक्शन लगा है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, उसके ऊपर वारंट आ गया है कि नहीं आया है, ये बहुत सारी बातें मायने करता है, राइट। तो जमानत बेल के लिए आवेदन जो होती है उसकी पहले हम बात कर लेते हैं। यदि यह आरोपित व्यक्ति को हिरासत से रिहा करने से संबंधित है, यानी बेल जो होती है तब होती है जब वो उसे हम फ्री कर देते हैं कि अब जो है आपको कस्टडी नहीं लिया जाएगा, तो कस्टडी में है। तो दो तरह की बात करेंगे, तो वन बाय वन कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इरेगुलर बेल का, राइट। तो नियमित जमानत बेल जो होता है, जो रेगुलर बेल पिटीशन है, एप्लीकेशन है, वह सीआरपीसी के सेक्शन 437 और 439 के अंतर्गत आप रेगुलर बेल पिटीशन फाइल दर्ज करते हैं कोर्ट में। यह आवेदन व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद और हिरासत में होने के दौरान किया जाता है। आपने यहाँ पर एक चीज़ और भी जान लिया, जब किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके उसे हिरासत में रखा गया है, यानी जेल में रखा गया है, तो यदि जेल में है तब हम सेक्शन 437 और 439 के अंतर्गत रेगुलर बेल पिटीशन फाइल करेंगे। अब है कि दोनों सेक्शन को थोड़ा सा इसे भी समझ जाते हैं कि यदि 436 की बात करूँ सीआरपीसी की सेक्शन, तो जमानती अपराधों के लिए रिहाई हेतु जमानत मिलना अधिकार है, यानी अधिकार है कि हमें जमानत चाहिए और हमें जमानती अपराध है, जो भी अपराध है वह जो कैटेगरी है वह जमानती अपराध के अंतर्गत है, तो इसलिए मुझे बेल मिल जाना चाहिए। अब मैं बात करूं यदि सीआरपीसी की 437 और 439 सेक्शन की, तो उसमें है गैर जमानती अपराध, यानी अपराध जो है वो गैर जमानती है, नॉन बेलेबल अपराध है। तो इस तरह के अपराध में क्या करेंगे, रिहाई हेतु जमानत देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय के विवेक का मतलब ये हुआ कि आप न्यायालय में किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं और उस तरह से वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि आखिर जो घटना घटित हुआ है वो किस प्रकार का है। तो यानी बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों में आपने देखा कि वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तो वो सेक्शन आपने देखा कि यदि अंदर चले गए, यानी जेल में है, आप हिरासत में हैं, तो आप जो है अपने क्लाइंट के लिए आप क्या करेंगे, तो रेगुलर बेल पिटीशन फाइल करेंगे। अब बात करते हैं अग्रिम जमानत का, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, जैसा नाम ही है, इसका मतलब जेल में नहीं है लेकिन आपके ऊपर जो है आपको कभी भी जेल में भेजा जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, आप डरे हुए हैं, तो सोचते हैं क्यों ना बेलेबल है तो हम उसमें क्या करें, तो जल्दी से जल्दी एंटीसिपेटरी बेल करा के हम फ्री हो जाते हैं, या तो नॉन बेलेबल है तभी हम उसमें जल्दी से जल्दी करा लेते हैं यदि न्यायालय छोड़ देती है तो आप साफ साफ समझ गए, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन जब फाइल करेंगे तब करेंगे जब आप जेल में नहीं है, राइट। यानी एक्यूज्ड पर्सन जेल में नहीं है तो उनके एडवोकेट जो है क्या करेंगे, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल करेंगे। इसका जो सेक्शन है वह सेक्शन है 439 सीआरपीसी के तहत। यह आवेदन उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है जिसे गैर जमानती मामले में गिरफ्तारी की आशंका है, यानी उसके ऊपर केस हुआ है, उसे लगता है कि उनकी कभी कभी गिरफ्तारी ना हो जाए, या तो नोटिस से उनके पास गया था कि आप कोर्ट में जाइए, या तो प्रेजेंट हुई या तो थाना में प्रेजेंट हुई, लेकिन वो नहीं गया, उसे लगता है कि गैर जमानती मामला है और उसे कहीं ना कहीं
अरेस्ट न कर लिया जाए। तो यह न्यायालय के यह निर्देश देने का अनुरोध करता है कि गिरफ्तारी होने पर तुरंत जमानत का पर रिहा कर दिया जाए। यानी वह कहता है कि ठीक है, हम आएंगे, आपके कोर्ट में प्रेजेंट होंगे और हमारी जो मेरे ऊपर जो मामला दर्ज है उस मामले बेस पर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप मुझे क्या कीजिए, तो एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, यानी अग्रिम जमानत दे दीजिए। अब डिपेंड करता है कोर्ट पर कि वो केस किस तरह का है, वो उसे अरेस्ट कर लेंगे कि रिहा कर देंगे या तो पिटीशन को क्या करेंगे, राइट। तो वो केस में हम जब आशंकाओं पर पिटीशन फाइल करते हैं और रिहा रहना चाहते हैं, बाहर ही रह जाना चाहते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, राइट। अब आगे की बात कर लेते हैं। दो पिटीशन आपने देख लिया कि बेल यदि करते हैं क्रिमिनल केस में तो आपका एक हुआ रेगुलर बेल और दूसरा हुआ एंटीसिपेटरी बेल। और भी बात करेंगे पिटीशन का। अब दूसरा है जांच के दौरान इन्वेस्टिगेशन, विचारण और पूर्व प्री ट्रायल, यानी ट्रायल को ही हिंदी में बोलते हैं विचारण, और इसके पहले जो है वह भी आवेदन होता है। यदि केस आपका चलने लगा, अरेस्ट हो गए हैं, और यदि नहीं हुए हैं, और यदि केस आपका ट्रायल में चला गया, तब क्या करेंगे। तो आपने दो अभी जाना कि पिटीशन वो था रेगुलर और एंटीसिपेटरी। अब बात करते हैं ट्रायल के दौरान जो है, उससे पहले यदि इन्वेस्टिगेशन के रूप में है तो अलग अलग क्या कौन सा पिटीशन होता है, कि मैं पिटीशन की ही बात कर रहा हूँ। यह है कि यह आवेदन पुलिस जांच समाप्त होने और वास्तविक मुकदमा यानी ट्रायल शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण होना, यानी आपको मालूम है आपका बिल नहीं मिला और अब ट्रायल होने वाला है उस केस में, तो आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और वो आपका केस पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि सभी में कर देंगे, राइट। एफआईआर यानी शिकायत रद्द करने का आवेदन, एप्लीकेशन फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर या कंप्लेंट। आप क्या करते हैं, कहते हैं ये है, कोर्ट को कहना चाहते हैं कि जो केस हुआ है यही गलत हुआ है, झूठा है, इसे एफआईआर को रद्द करने दी। इसके लिए पिटीशन आपको देना है और वो होगा सेक्शन 482 सीआरपीसी का। यह उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है ताकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करवाया जा सके। इसका आधार अक्सर यह होता है कि लगाए गए आरोप कोई अपराध नहीं बनते हैं और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है वो कहीं ना कहीं एफआईआर ही गलत है, इसमें जो भी इंसिडेंट बताया गया है वो बिल्कुल गलत है, निराधार है, मेरे ऊपर इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि आपका लोअर कोर्ट से काम नहीं चल रहा है तो आप चले जाते हैं हाई कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ आप पिटीशन फाइल कर देते हैं कि एफआईआर को रद्द किया जाए, एफआईआर ही सही नहीं है, ये गलत इल्ज़ाम है। लेकिन डिपेंड करेगा कोर्ट पर और आपके पिटीशन और आपके प्रूफ पर, राइट। तो आपने एक और एप्लीकेशन के बारे में जाना, वह था एप्लीकेशन फॉर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर, या तो कंप्लेंट गलत है जो कोर्ट से सीआर केस किया गया है, या तो एफआईआर जो थाना से किया गया है, दोनों का आपने क्या किया, रद्द करने के लिए आवेदन दिया। तो तीन आपने देख लिया कि पिटीशन जो होता है वो एप्लीकेशन किसके तरह का होता है। नेक्स्ट है जब्त की गई संपत्ति वापस करने का आवेदन। यह भी है एक सीज किया गया संपत्ति, जब कभी पुलिस के द्वारा या आपका इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी संपत्ति सीज कर ली जाती है तो उसके लिए पिटीशन देंगे। यह पुलिस द्वारा जांच के दौरान जब्त की गई संपत्ति जैसे वाहन, दस्तावेज या कोई भी सामान है तो उसका वापस करने के लिए आप क्या करते हैं, कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिलीज पिटीशन, राइट। तो आप क्या करेंगे, रिलीज पिटीशन फाइल करेंगे और आपको जब कोर्ट रिलीज ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर लेकर के आप थाना में जाएंगे जहाँ पर आपका वो सामान रखा हुआ है। अब जब रिलीज ऑर्डर आप दे देते हैं तो आपको सामान जो है जिस स्थिति में रहता है करीब प्रेजेंट टाइम में वह आपको रिटर्न कर देता है और मैच कर लेता है कि वह सामान का जो डिटेल है जिसे आप सीजर लिस्ट भी इंक्लूड कर देते हैं और इसके साथ अटैच करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपका सामान यही है और इसका प्रूफ भी मांगा जाता है। तो मैं पिटीशन की बात कर रहा हूँ। तो 14 नंबर जो पिटीशन है वह है जब्त की गई संपत्ति वापस करने का आवेदन, यानी रिलीज पिटीशन। तो आपने अभी तक 4 पिटीशन को जान लिया। अब नेक्स्ट पिटीशन की बात करते हैं, वह है आपका विचारण, यानी ट्रायल के दौरान जो है उस समय जो आप पिटीशन फाइल करेंगे। यदि आपका केस अब ट्रायल में चला गया तो यह आवेदन मुकदमे कार्यवाही के दौरान कानूनी मुद्दों से संबोधित करते हैं या न्यायालय से किसी निर्देश की मांग करते हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि डायरेक्शन कुछ लेना चाहते हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, न्यायालय, जज, तो आप क्या करते हैं, तो अलग अलग तरह के पिटीशन फाइल करते हैं और आपका केस जो है ट्रायल में है। चलिए एक एक करके बात करते हैं।
5वां नंबर जो पिटीशन वो है व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवेदन। यानी कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया कि आपको पर्टिकुलर डेट पर जो है ना आपको प्रेजेंट होना है। आप ऐसे बिजी आदमी हैं, आप पर इतना ऐसा कुछ घटना घटित भी नहीं हुआ था और लेकिन ट्रायल चल रही है क्योंकि आप ऐसे साक्ष्य जुटाने पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, वो होगा एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। यानी आप कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि ये पिटीशन है और वो पिटीशन में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डेट पर जो है हर थोड़ा सा उपस्थिति का छोड़ दीजिए। बाद बाकी तो मेरे वकील आपको जिस समय जो डिमांड करते हैं वो आपको दिया जाएगा, लेकिन हर एक डेट पर मुझे फिजिकल प्रेजेंट बोल रहे हैं, इसके लिए मुझे थोड़ी सी छूट दे दी जाए। तो 5वां एप्लीकेशन कौन सा हो गया, एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, राइट। ये धारा 205 और 317 सीआरपीसी के तहत की जाती है। यह आरोपी द्वारा दायर किया जाता है जिसमें न्यायालय के अनुरोध किया जाता है। न्यायालय से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें सुनवाई में फिजिकल रूप यानी शारीरिक रूप से उपस्थिति होने से छूट दी जाए और आमतौर पर उन्हें उनके वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो पिटीशन है वो है आपका अतिरिक्त आरोपी को बुलाने का आवेदन। आप क्या करेंगे, ट्रायल के दौरान ही एप्लीकेशन फॉर समनिंग एडिशनल एक्यूज्ड, यानी आप एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है, आपके साथ साथ एक के साथ साथ 2 3 4 5 6 और भी है जो सब एक्यूज्ड है, को एक्यूज्ड है। यानी आप एक्यूज्ड के मेन एक्यूज्ड के साथ साथ आपका ऊपर में नाम होने के साथ साथ नीचे में और भी को एक्यूज्ड है, तो उन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं जिसके कारण आपका केस कहीं न कहीं रुका हुआ है या तो प्रभावित है। तो आप सेक्शन 319 सीआरपीसी के तहत क्या करेंगे, पिटीशन कोर्ट में देंगे कि ऐसे सबूत सामने आते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाते हैं जिस पर मूल रूप से आरोप नहीं लगाया गया था, राइट। यानी आपका एक्यूज्ड में है, आपने क्या किया, अपने टेंशन को ख़त्म करने के लिए आपको आशंका है कि आप गिरफ्तारी ना हो जाए, आपका केस लंबा ना चले, जो कोई भी कारण है वो तो सिचुएशन बेस होगी। तो आपका ट्रायल भी चल रही है, तो जब ट्रायल चल रही है तो आप तो प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन आपका और भी जो को एक्यूज्ड है इसी केस में जो दूसरा जो पर्सन है जो कि उनके ऊपर भी नाम दिया गया है, उनका भी नाम शामिल है, तो आप केस में कोर्ट को कहना चाहते हैं कि एक पिटीशन दे करके कि बाद बाकी जो एक्यूज्ड पर्सन है वो आ नहीं रहे हैं, तो आप उसको क्या कीजिए, नोटिस कीजिए और उनको भी कोर्ट में बुलाइए ताकि केस जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए या तो प्रोसेस आगे बढ़े, राइट। तो आपने एक पिटीशन और भी जान लिया, वो है एप्लीकेशन फॉर समनिंग एडिशनल एक्यूज्ड, यानी जो भी को एक्यूज्ड है उसे भी आप बुलाइए। अब ट्रायल के दौरान और भी पिटीशन दायर करेंगे, वो पिटीशन क्या होगा, विटनेस का होगा, गवाह दस्तावेज को तलब करने का आवेदन। सेक्शन 311 सीआरपीसी के तहत यदि किसी गवाह को जांच जिरह के लिए वापस बुलाने या तलब करने या किसी व्यक्ति को मुकदमे के लिए आवश्यक कोई विशिष्ट दस्तावेज या वस्तु पेश करने का निर्देश देने के लिए दायर किया जाता है। यानी आप कोर्ट में क्या चाहते हैं कि जो भी गवाह है वो गवाह आए और वो गवाह नहीं आ रहा है, अपने आप नहीं आ रहा है समय पर, तो आप पिटीशन दायर करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर, याद रहे, ज़रूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं कि सभी पिटीशन डालते कंटिन्यू आप फाइल करते जाएंगे। तो ज़रूरत ऐसा पड़ा ट्रायल के दौरान कि गवाह को बुलाया जाए और आप चाहते हैं गवाह आए, तो पिटीशन जो है सेक्शन 311 और 91 सीआरपीसी के तहत सिचुएशन बेस पर आप क्या करेंगे, तो पिटीशन फाइल करेंगे और वो पिटीशन होगा गवाह को बुलाने का, और जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी प्रूफ है, जो भी एविडेंस है उसको लेकर करके कोर्ट में सबमिट करने के लिए, राइट। तो आपने एक और पिटीशन के बारे में जान लिया। अब है कि यदि आपका पोस्ट ट्रायल की बात करते हैं, अब ट्रायल भी खत्म हो गई, तो पोस्ट ट्रायल के बाद जो आवेदन शुरू होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट ट्रायल के बाद किस तरह का आवेदन हम पिटीशन फाइल करते हैं। यह आवेदन फैसले के बाद दायर किए जाते हैं, राइट। यानी ट्रायल चला, ट्रायल के बाद जो है जजमेंट भी आ गई, डिग्री जो भी था वो सब, डिग्री नहीं, जो भी जजमेंट है वो जजमेंट आ गया, फाइनल ऑर्डर आ गया, और ऑर्डर आने के बाद जो है, ऑर्डर आने के बाद आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह की, आप देखते हैं कि किसी न किसी तरह की गड़बड़ियां हैं या तो उचित रूप से नहीं दी गई, ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, जजमेंट जो फैसला जो सुनाया गया कोर्ट के द्वारा वो ट्रायल के दौरान वो कहीं न कहीं गड़बड़ियां है, या तो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है। तो अब मैं बात करूंगा उस पिटीशन का जो पोस्ट ट्रायल यानी ट्रायल के बाद
आप फाइल कर सकते हैं पिटीशन। आइए बात करते हैं एक पिटीशन जो है सज़ा या निलंबित करने और जमानत देने का आवेदन। यानी ट्रायल में भी जमानत नहीं मिला तो आप फाइल करते हैं पोस्ट ट्रायल में कि जमानत देने के आवेदन, या तो जो पनिशमेंट मिला वो पनिशमेंट जो है आप इम्प्रिजनमेंट को ख़त्म करने या सस्पेंड करने के लिए पिटीशन देते हैं। तो ये सारे के सारे हो गया पोस्ट ट्रायल के बाद। एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ग्रांट ऑफ बेल, यानी जो आपने सेंटेंस सुनाए हैं, जो आपने पनिशमेंट सुनाए हैं, जो सज़ा सुनाए हैं, वह सज़ा को सस्पेंड कीजिए और बेल का ग्रांट दे दीजिए, राइट। तो इसके लिए हम CRPC 389 के लिए के तहत जो है हम क्या करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे। ये दोषी ठहराए गए व्यक्ति द्वारा अपीलीय न्यायालय, अपीलेट कोर्ट, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या तो जहाँ पर आपका सिविल कोर्ट है वहाँ पर जो कोर्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट, उस कोर्ट में क्या करेंगे, तो आप क्या करते हैं 389 के तहत CRPC की धारा 389 के तहत आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि जो आपने सज़ा सुनाया वो जेल में जो व्यक्ति है वह कहीं ना कहीं आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, या तो रिक्वेस्ट करते हैं उनकी दूसरी फैमिली बैकग्राउंड के कारण या फिजिकल कारण ऐसा हो सकता है, वो होगा सिचुएशन बेस पर, राइट। तो आप क्या करते हैं सेशन कोर्ट के समक्ष दायर करते हैं, अपील करते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जो आपने सज़ा सुना है उसको सस्पेंड कीजिए और बेल का ग्रांट कीजिए, ताकि अपील लंबित रहने के दौरान सज़ा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए और उसे सज़ा जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यानी आप उसे कोर्ट से जेल से छुड़ाना चाहते हैं, राइट। तो आपने क्या हुआ, एप्लीकेशन लिख दिया सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का। अब है दूसरा है रिवीजन याचिका यानी रिवीजन पिटीशन। यह आपका सेक्शन 397 और 401 CRPC के तहत किसी भी निचली अदालत द्वारा पारित इंटरिम आदेश की सटीकता, वैधता और औचित्य को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। यानी आपका निचली अदालत ने जो कोई भी आदेश दिया, इंटरिम आदेश, हम फाइनल आदेश की बात नहीं कर रहे, इंटरिम आदेश दिए, तो वो ऑर्डर लेकर के आप हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में अपील करते हैं, रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं। तो रिवीजन पिटीशन जब फाइल करते हैं तो रिवीजन पिटीशन फाइल करने के लिए आपको उच्च न्यायालय में दायर कर दी जाती है, उस पिटीशन को हम बोलते हैं रिवीजन पिटीशन। यानी निचली अदालत ने आपके केस को सुना, केस को सुनने के बाद उन्होंने जो भी इंटरिम ऑर्डर दिया वो आपका कहीं ना कहीं क्लियर नहीं था, सटीक था, या तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, या तो आपने देखे कि उसमें उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है, या तो उसकी वैलिडिटी जो है जिस तरह से दिया गया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस पिटीशन के लिए एक रिवीजन पिटीशन डालेंगे और वो आपको उचली अदालत में जाना पड़ेगा, उच्च अदालत में जाना यानी हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो निचली अदालत के जो फैसले हैं उस फैसले को, इंटरिम ऑर्डर को आप क्या करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं, वो हुआ रिवीजन पिटीशन। आपको याद रखना है कि सेक्शन 397 और 401 CRPC के तहत, राइट। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा, क्योंकि क्रिमिनल केस में जो पिटीशन अलग अलग दायर करते हैं उससे संबंधित ये वीडियो है। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।